Dear teachers and students, please welcome with a huge round of applause our honorable guest of the day, Dr. K.D. Sharma. Dr. K.D. Sharma is a retired professor and former head of the Department of Political Science at Awadh University. Ram Manohar Lohia, with an academic career of over 45 years, he has been a guiding light for countless students. Alongside this, he has rendered his services in several state-level committees, contributing significantly to education and public policy. Truly, he is a reservoir of wisdom and inspiration. Give him a big round of applause. We are deeply honored to have him amongst us today at Ved International School. As per our tradition of Atithi Devo Bhava, I now request our chairman, Sir Ajit Sir, to kindly present a bouquet of flowers to our distinguished guest, Dr. K.D. Sharma, as a token of love and respect. Thank you, sir. Now, without taking much of your time, it's my privilege to invite Dr. K.D. Sharma to kindly share his words of wisdom with us. Sir, I request you to please be with us and share some words of wisdom. Thank you, sir. माननीय विश्वविद्यालय के संस्थापक और संचालक श्री अजीत जी और आपके डायरेक्टर भाई श्री सलीम जी, प्राचार्य जी और यहाँ उपस्थित आपके सम्मानित आचार्य यानी शिक्षकगण और सबसे ज़्यादा जिनके लिए मैं यहाँ हूँ वो आप सब प्रिय छात्र और छात्राओं, आपसे मिले बहुत दिन हो गए और लगभग 45 साल तक मेरा बच्चों से, किशोरों से और युवाओं से संपर्क रहा, संवाद रहा, कांटेक्ट एंड कम्युनिकेशन बोथ। आदत हो गई। रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए तो पता चला कि बच्चे भी गायब और वही पता लगा कि एक सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, उसी के मेंबर बन गए। अब हमें बच्चों के साथ बात करने की, संवाद करने की, कम्युनिकेट करने की आदत, और बूढ़े लोग क्या बात करेंगे। आप अपने बाबा को जानते होंगे वो क्या बात करते होंगे घर में, तो बड़ी दिक्कत। इसलिए मैं स्पेशली आपके विद्यालय के जो मैनेजरियल बोर्ड है या संस्थापक हैं श्री अजीत जी, आपके डायरेक्टर श्री सलीम जी, इनके प्रति बड़ा आभारी हूँ। आई एम ऑब्लाइज्ड कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलने का एक मौका दिया। यहाँ 3 तरह के लोग मौजूद हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने विद्यालय स्थापित किया, एक वो लोग हैं जो आपके अध्यापक हैं, और तीसरे आप हैं। मैं तीनों के बारे में ही थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मुझे, अब चूंकि इतनी दूर से आए हैं और आप सब भी, मेरे ख्याल से छुट्टी भी चल रही है आजकल और आप सबको बुलाया गया, आप सब आए हैं यहाँ, तो कम से कम 1 घंटे का टाइम आप मुझे देंगे, जिससे कि, और इस बीच में मैं कोशिश करूँगा कि आप बोर ना हो, क्योंकि यदि आप बोर हो गए
तब फिर सब बात सिर से ऊपर चली जाएगी। दूसरे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से जो व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम विद्यालय से ही रिटायर हुए, विद्यालय में ही आए हैं, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नहीं। समझिए कि हम अपने ही विद्यालय में हैं और अपने विद्यालय में कोई फॉर्मेलिटी वगैरह नहीं होती है, कोई व्यवस्था नहीं, जैसा है दे ऑल द थिंग्स आर वेरी गुड। तो इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आप भी और बाकी उपस्थित लोग भी। पहली बात, मैं यहाँ के जो प्रबंध तंत्र है यानी मैनेजरियल बोर्ड है, उसके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि देखिए, दो तरह के मंदिर बनते हैं किसी समाज में, और ये उस बात का परिचायक होता है, उस बात की ओर संकेत करता है, इंडिकेट करता है कि वो समाज किस ओर जा रहा है और किस तरह का है। एक मंदिर वो है जो गए हुए देवताओं के हैं, वो है नहीं। राम द्वापर युग में हुए थे, राम मंदिर आज है। कृष्ण त्रेता युग में हुए थे, कृष्ण का मंदिर आज है। तो ये वो देवता हैं जो इस पृथ्वी पर आए थे और फिर वो चले गए। तो ये गत देवता हैं जो जा चुके हैं, और एक देवता वो हैं जो कि बन रहे हैं, वो आप लोग हैं जिनको तराशा जा रहा है। इनमें से राम भी पैदा होंगे, कृष्ण भी पैदा होंगे, और गुरु नानक भी पैदा होंगे, गुरु गोविंद सिंह भी पैदा होंगे, अगस्त ऋषि भी पैदा होंगे, भारद्वाज ऋषि भी पैदा होंगे। ये वो लोग थे जो उस समय के टॉप क्लास साइंटिस्ट थे। भारद्वाज का लिखा हुआ ग्रंथ, जो कि अभी भी ये एयरफोर्स के म्यूजियम में दिल्ली में रखा हुआ है, और उसमें आज तक जितने भी विमान बने हैं, एरोप्लेन, उन सब का विवरण है, और उससे आगे का भी विवरण है, और उसमें उन धातुओं का भी विवरण है जिनको आप रेयर अर्थ कहते हैं उस समय, और बड़ी संकट में है, सब पूरा मामला चल रहा है। तो वो ऐसा रेयर अर्थ मटेरियल जिससे कि उड़न खटोला बनाया जाता था, दैट वाज द एंटी ग्रेविटी क्वालिटीज इन इट। और उस किताब में सब लिखा हुआ है। वो वैमानिकी शास्त्र करके एक किताब है। तो वो ऋषि नहीं थे। आप समझते कोई साधु होंगे, वो साधु नहीं थे। वो उस समय के टॉप क्लास के वैज्ञानिक थे। आइंस्टाइन थे उस समय के, उस समय के न्यूटन थे, उस समय के गैलीलियो थे। लेकिन हमने सब चीज़ों को, चूंकि वो जा चुके हैं, एक उनके मंदिर हैं, एक जो आ रहे हैं उनके मंदिर हैं। और ये जो मंदिर है, ये किनका है? जो आगे आने वाले देवता हैं उनके लिए ये मंदिर है। तो एक मंदिर मान्यताओं पर आधारित है, एक मंदिर ज्ञान का मंदिर है। ये ज्ञान का मंदिर है। ज्ञान मतलब जानना। जब मैं आया यहाँ तो मैंने देखा कि आपके स्कूल का नाम लिखा है वेद इंटरनेशनल स्कूल। आप जानते हैं वेद का क्या मतलब होता है? संस्कृत भाषा का शब्द है वेद, और ये संस्कृत में शब्द धातुओं से बनते हैं। और एक विद धातु होती है संस्कृत में, विद, और विद का मतलब होता है जानना या ज्ञान। इंटरनेशनल आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है तो उसमें कई स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंटरनेशनल का मतलब है जहां बहुत सारे नेशंस, दुनिया के बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं।
और स्कूल ये एक लैटिन और ग्रीक से आया हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है परंपरा। तो आपके स्कूल का अभिप्राय क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? दुनिया भर की ज्ञान परंपरा, यही अर्थ हुआ ना। ये दुनिया भर की ज्ञान परंपरा जहां एक साथ हो, वहां आप इस समय मौजूद हैं। और आप वहां हैं जहां आगे आने वाले युग के निर्माता, या कहिए कि भविष्य के देवता तराशे जा रहे हैं। आपने कभी सुना है कि मूर्ति वंदनीय है? मूर्ति जानते हैं ना, स्टैचू वंदनीय है, यानी उसकी वंदना की जाती है, पूजनीय है। इसलिए नहीं कि उसमें देवता बसता है, इसलिए नहीं कि उसमें देवता बसता है, बल्कि इसलिए कि उसने तराशे जाने का दर्द सहा है। उस पर छेनी चली है, हथौड़ी चली है, तब जाके वो एक पड़े हुए पत्थर से मूर्ति बनी है। तो तराशा उसको भी गया है, आपको इस समय तराशा जा रहा है। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपको तराशे जाने की क्रिया है। ऐसा करिए, ऐसा नहीं करिए, ये मानना है, ये नहीं मानना है। ये जो डिसिप्लिन है, ये आपको तराशा जा रहा है। और यदि तराशे नहीं गए तो आप वंदनीय नहीं हो पाएंगे, और तब रास्ते में पड़े हुए पत्थर की जो कीमत होती है वही आपकी भी होगी। तो इसलिए ये आपका सौभाग्य है कि आप एक पत्थर से एक ऐसी जगह आ गिरे हैं जहां की तराशने का काम चल रहा है। इसमें सहयोग करिए और देवता बन जाइए। आपकी पूजा होगी, आप वंदनीय होंगे। और यदि इस तरह से जाने से या इस डिसिप्लिन से आपने मुंह मोड़ लिया या आपने ऑब्जेक्शन किया, बोले ये तो बिल्कुल गलत है, गलत सही अभी डिसाइड मत करिए, काफी टाइम है। तो मैं फिर से इस विद्यालय के संस्थापकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो मंदिर बनवाया है जिसमें देवता तराशे जा रहे हैं, भविष्य के देवता तराशे जा रहे हैं, ना कि गए हुए देवताओं की पूजा हो रही है। एक मान्यता के आधार पर मंदिर होते हैं। सब जितने मंदिर हैं उनमें क्या है? मान्यता है ना। मान्यता मतलब मानना। मानना हमेशा आसान है। मैंने ये शीशी उठाई, बोतल उठाई, जब पानी भरा हुआ है, मैं कहता हूं इसमें गंगा जल है, मैंने मान लिया। क्या जाता है? मान लिया। लोग करते क्या है? एक पत्थर उठाया और उसको लाल पीले रंग से रंगा, पता चला कि ये हनुमान जी हैं, तो किसी ने कहा ये भैरव बाबा हैं। और आने जाने वाले लोग उन्हीं को हाथ जोड़ने लगे। किसी ने फूल भी चढ़ा दिया। कोई ज्यादा डरा हुआ आदमी है तो उसने कहा भैरव बाबा का मामला है, चलो कुछ पैसे भी चढ़ा देते हैं। ये सब मान्यताओं पर आधारित है। मानना बहुत आसान है और जानना बहुत मुश्किल है। जानना आसान नहीं है। आप कब से पढ़ रहे हैं? केजी से, फिर प्राइमरी में आए, जूनियर हाई स्कूल में आए, और अब इंटरमीडिएट के लेवल पर आए। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? यानी जानने के प्रोसेस में हैं, और अभी भी आप आधे में ही हैं। आगे बहुत बड़ा रास्ता अभी बाकी है। तो जानना कितना मुश्किल है। और एक बच्चा जो कि आया ही नहीं और वो आपकी एज में है, वो अपने घर में बैठा है और वो कहता हमने तो मान लिया है कि हम तो इंटर पास कर लिए। मानते रहिए, लेकिन इस मानने से जो जानने वाला फल है
जो जानकर जो परिणाम मिलने वाला है, जो कंक्लूजन आने वाले हैं, जो रिजल्ट आने वाले हैं, वो मानकर नहीं आएंगे। तो मैं उनको फिर से इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि आप सबको यहाँ इकट्ठा किया, ये मंदिर बनवाया और इसमें तमाम देवताओं के गढ़े जाने की एक प्रक्रिया, प्रोसेस चल रहा है। इसके बाद मैं यहाँ के आपके प्राचार्य जी, प्रिंसिपल साहब और जो और टीचर्स हैं, उन रेस्पेक्टेड टीचर्स के बारे में कुछ बात कहूँगा। और वो क्या है, देखिए, जिंदगी में सफल होने के दो ही रास्ते हैं, तीसरा नहीं है। जो आप चाहते हैं, जो काम आपके मन का है, वो काम चुनिए, उस काम की तलाश करिए, वही काम चुन लीजिए। और यदि वो बाय द वे नहीं मिलता है तो जो काम मिला है उसको लाइक करने लगिए। ये मान लीजिए कि अब वही आपकी पसंद है। या तो अपनी पसंद का काम चुनिए या जो काम मिला है उसको अपनी पसंद का बना लीजिए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और ये उन्हीं के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, आपके लिए भी है। चुनाव में होशियारी करिए, चुनाव में जल्दबाजी मत करिए। लेकिन जब चुन लिया गया तो फिर 100% कमिटमेंट से आप ये मान लीजिए कि ये हमारा पुश्तैनी काम है, हम इसी काम के लिए बने हैं। तो इसलिए जो यहाँ हैं उनको यहाँ रहना तो है ही है। यदि वो मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में जाते हैं, तो चाहे वो कमिटमेंट उनका हो या ना हो, वो पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन रहना तो है ना। जब रहना है तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपना काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड मिलने वाला है। हाँ, यदि आप वो काम करेंगे तो रिवार्ड आपको मिलेगा। ये मेरे जीवन का अनुभव है, जो किताबी बात नहीं है, कि जिस काम को आप जितना डिवोशन, जितनी निष्ठा से करेंगे, वो काम आपको अपने सीक्रेट्स बताने शुरू कर देगा। आप अपना कमिटमेंट दीजिए और जो काम है वो अपनी जो गोपनीयता है, जो अपने सीक्रेट्स हैं, वो आपको बताना शुरू कर देगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये तभी पता लगता है जब आप अपने काम को 100% निष्ठा से करेंगे, तो वो काम आपको अपने गोपनीय चीजें बताने लगेगा। जिस चीज को आप खोज रहे हैं वो चीज भी आपको खोज रही है। इसको आप, और ये मान लीजिए कि दिमाग एक ऐसी चीज है, ये माइंड, कि इसके बारे में अभी आपको कभी कोई इनपुट नहीं मिला है। रहस्य में दुनिया की सबसे ताकतवर, यदि आपने कोई चीज खोजने का तय कर लिया है तो पक्का समझिए कि पूरी दुनिया में वो जहां भी वो चीज है वो आपको ही खोज रही है। आगे जाके आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे पार्टिकल एंगेजमेंट या पार्टिकल एंटेंगलमेंट। उसमें क्या है कि कुछ एक पार्टिकल है जो यहां है और दूसरा पार्टिकल है चंद्रमा पर। तो जब इस पार्टिकल में मूवमेंट होता है तो चंद्रमा पर जो पार्टिकल है उसमें भी मूवमेंट होता है। तो जब आपके माइंड में कोई चीज शुरू होती है तो पूरी दुनिया में जहां भी वो चीज है वहां भी हलचल शुरू हो जाती है और वो चीज आपकी तरफ आती है, आप उस चीज की तरफ जाते हैं
और इस तरह अंत में हर हाल में, और इसको आप ये मत समझिए कि कोई ज्ञान है, उपदेश है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। जो आपने चाह लिया वो 100% आप तक आएगा, बट यू शुड वेट एंड वॉच। आप थोड़ा सतर्क रहिए और वेट करते रहिए। ऐसा ना हो कि वो आए और आपका दरवाजा भी खटखटाए और आपसे कहे भी कि मैं ही हूं, और आप इतने सजग ना हो, ध्यान ना दें और वो चला जाए। तो एक टीचर्स की इनसाइट, जो टीचर है, देखिए टीचर के बारे में दो बात है। एक तो ये कि आप अपने बारे में जो नहीं जानते, आपका टीचर आपके बारे में जानता है। और ये तभी होता है जबकि स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक अच्छा रिश्ता बने, बिलोंगिंगनेस, एपैथी। आपको परेशानी है, टीचर को पता लग रहा है, टीचर को परेशानी है, आपको पता लग रहा है। टीचर जो कहना चाहते हैं वो आप समझ पा रहे हैं, आप जो समझ पा रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो टीचर समझ पा रहे हैं। आपने कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता सुना है ना? महाभारत के युद्ध में कृष्ण क्या काम कर रहे थे? अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, यानी अर्जुन के ड्राइवर थे। क्योंकि आजकल रथ तो नहीं होते हैं, गाड़ी होती है। तो कृष्ण ड्राइवर थे और अर्जुन पीछे बैठा हुआ था, कंफ्यूज्ड। और जैसे ही मैदान में पहुंचा, जहां लड़ाई होनी थी, जहां जीवन का मुख्य संघर्ष था, जैसे ही मैदान में पहुंचा वहीं गांडीव रख दिया, आंखों में आंसू आ गए, और कभी कहे कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनको कैसे मारा जाए। कभी कहे कि मान लीजिए हम हार गए, मान लीजिए हम जीत गए। इसका क्या मतलब है? जब जीवन संघर्ष में उतरे तो कंफ्यूज हो गए। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कहा रुको। सबसे पहले तो उन्होंने बड़े कठोर शब्दों में कहा कि तू बात तो पंडितों जैसी करता है, लेकिन तेरा कार्यक्रम जो दिख रहा है वो मूर्खों जैसा है। तब अर्जुन ने सवाल पूछना शुरू किया, और इस तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद सवाल पूछता गया, और अंत तक कृष्ण जो कि ड्राइवर थे वो उत्तर देते रहे, और अंत में अर्जुन को कन्विंस कर दिया, और अर्जुन ने युद्ध में हिस्सा लिया और जीता। आपका जीवन संघर्ष अभी शुरू होने वाला है। आप अर्जुन की जगह बैठे हुए हैं और आपके शिक्षक कृष्ण की जगह बैठे हुए हैं। आपके दिमाग में तरह तरह के प्रश्न हैं, वो किताबी भी हैं और गैर किताबी भी हैं, और उनका उत्तर कहां से आपको मिल सकता है? क्योंकि एक साथी दूसरे साथी को क्या उत्तर देगा, क्योंकि वो भी वही है। टीचर आगे है, वो उत्तर दे सकता है। तो अपनी भूमिका कृष्ण के रूप में पहचानिए। जीवन संघर्ष में आपको हिस्सा नहीं लेना है। ये आएंगे चले जाएंगे, कल दूसरे आएंगे वो भी चले जाएंगे, और जो यहां से जाएंगे वो हायर एजुकेशन, और इसके बाद फिर लाइफ। एक तीसरी चीज और, टीचर्स और आपके रिलेशन के बारे में ही, और वो है टीचर्स की इनसाइट, अंतर्दृष्टि,
और आपका डिवोशन अपने अध्यापकों के प्रति यदि आप में श्रद्धा नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। हमारे यहाँ गीता में एक श्लोक मैं आधा आपको सुनाऊं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन कहते हैं विनम्रतापूर्वक नमन करिए, झुकिए। परिप्रश्नेन यानी काउंटर क्वेश्चन, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से किए थे। और सेवया यानी उनके प्रति सेवा भाव रखिए। तद विद्धि, तब वो ज्ञान आपको मिलेगा जो उनके पास है। तो ये आपके सरेंडरिंग का तरीका है कि आप अपने टीचर्स के प्रति आपका एटीट्यूड क्या हो, उनका एटीट्यूड क्या हो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी कि एक बार क्या हुआ कि एक छोटा लड़का था और उसको जूडो कराटे का जुनून दिमाग में घुस गया कि मैं जूडो का मास्टर बनूंगा। वहाँ एक कोचिंग थी, जूडो कराटे के जो टीचर्स होते हैं उनको मास्टर कहते हैं। तो मास्टर के पास गया, ज़्यादा उम्र नहीं थी, तो मास्टर ने कहा अभी बहुत छोटे हो, अभी थोड़ा बड़े हो जाओ तब शुरू करना, ये एक्सरसाइज करते रहो। लेकिन उसी बीच में एक दुर्घटना हो गई और दुर्घटना में उस बच्चे का बायां हाथ कट गया और डॉक्टर्स को वो हाथ निकालना पड़ा। अब तो बच्चे के लिए और उसके दिमाग में जुनून बैठा था कि जूडो कराटे का मास्टर बनना है, चैंपियन बनना है। लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक हो गया, कुछ बड़ा हुआ तो फिर गया, बोले मुझे जूडो कराटे का मास्टर बनना है। तो पहले उन्होंने कहा, बोले तुम कैसे क्या करोगे। लेकिन वो फिर गया। जब 4-5 बार गया तो मास्टर ने बोले ठीक है आओ, लेकिन मेरा डिसिप्लिन और मेरा कहना मानना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है। तो जैसे स्कूल में भर्ती होती है तो वहाँ एक प्रॉमिस कराते हैं और वो प्रॉमिस उससे करा ली गई। और इसके बाद उसके मास्टर ने उसको एक ट्रिक या कहिए एक दाव सिखाना शुरू किया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन एक ही दाव रोजाना। और वो लड़का थोड़ा उबने लगा, बोले एक ही दाव रोजाना सिखाया जा रहा है, क्या बात है। तो बोले देखो ऐसा करना, दूसरा ऐसा करेगा, फिर तुम ऐसा करना, फिर तुम ऐसे चलना, फिर ये करना, और बस रोजाना एक ही दाव। इसके बाद लोकल एक टूर्नामेंट था, उसने कहा कि इसमें तुम पार्टिसिपेट करोगे। तो उसने कहा, बोले मुझको तो केवल एक दाव आता है। बोले नहीं, तुम पार्टिसिपेट करना और जो मैंने बताया है क्रम वही रखना। तुम वो कैसे स्टार्ट करेगा इससे मतलब नहीं है, तुम कैसे स्टार्ट करोगे इसको ध्यान रखना। और उसने वैसा ही किया और पता चला कि वो जीत गया। अब उसको खुद भी थोड़ा सा ये, बोले मैं जीत गया। लेकिन टीचर ने कहा था बहुत सवाल मत करना, मुझे फॉलो करना। ये क्रम चलता रहा। अगला टूर्नामेंट हुआ, उसमें भी वो जीत गया और अंत में ये हुआ कि नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाना है। अब वो समझ में उसके कुछ नहीं आ रहा था। टीचर केवल एक ही काम करता था, वो एक ही दाव उसको बराबर सिखाता था। बोले और प्रैक्टिस करो। और उसके सामने वो काफ़ी दिग्गज लोग जो थे उनको भिड़ाता और कहता सीखना कि जब वो क्या करता है तुम क्या कर पाते हो। और इसके बाद वो बताता कि देखो उसने ये किया था तो तुम्हें ऐसे करना चाहिए था। और इस तरह वो नेशनल चैंपियनशिप में गया
और नेशनल चैंपियन बन गया। अब उसके अचंभे की सीमा नहीं थी। वो आया लौट के, उसने कहा ऐसा है मास्टर, गुरुजी अब मुझसे नहीं रहा जाता, ये बताइए कि कैसे मैं नेशनल चैंपियन बन गया। मुझको तो कुछ आता ही नहीं है, एक ही दाव चलना आता है बस, और मैं नेशनल चैंपियन बन गया। बोले अब तो बता दीजिए, अब तो फाइनल हो गया। तो उसने कहा हाँ। बोले तुम्हारा हाथ कट गया लेकिन जुनून नहीं कटा, जुनून बना रहा। तो मुझे भी सोचना पड़ा, और मैंने तुम्हें वो दाव सिखाया कि जिसको केवल एक ही तरीके से काटा जा सकता है, कि जो अगला खिलाड़ी है उसका बायां हाथ कब्जे में कर लो तो उसको आप हरा दोगे, और बायां हाथ उसका था ही नहीं, तो कब्जे में क्या करोगे। तो वो अपना घुमा फिरा के वहां तक ले आता कि अंतिम दाव जब होता तो सामने वाला खिलाड़ी उसका बायां हाथ ढूंढता, और बायां हाथ तो था ही नहीं, और अंत में वो जीत गया। ये मास्टर का इंसाइट है। ये टीचर को पता था कि जुनून है तो जीतेगा, लेकिन कैसे, ये मैं बताऊंगा। तो टीचर और टॉट के बीच में, छात्र और अध्यापक के बीच में ये संबंध तो बनना चाहिए। आपस में बातचीत करिए, बारी बारी से ग्रुप में बुलाइए लोगों को, उनसे बात करिए और पता लगाइए कि उनमें क्या खास बात है और उनका क्या जुनून है। और तीसरी बात जो मुझे आपसे करनी है, वो अब शुरू होती है। देखिए, मैं अभी आया तो मैंने देखा कि आपके स्कूल का जो नाम है उसके साथ एक एम्बलम है, मतलब एक वो है, लोगो है, और उस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ऑनवर्ड एंड अपवर्ड। ऑनवर्ड समझते हैं ना, और आगे, और अपवर्ड और ऊपर। ऑनवर्ड और आगे, और आगे क्या? और आगे का मतलब है कि इस दुनियादारी में, जिस दुनिया में आप रहते हैं, इस दुनिया में आपको आगे कहाँ तक जाना है, और उसका मानक है, उसका क्राइटेरिया है दो चीज़ें, आपकी पोजीशन और आपके पोजेशन। पोजीशन मतलब आपकी स्थिति क्या है, आप किस पद पर पहुंच पाते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आपकी क्या पोजीशन समाज में है। और पोजेशन, आपके पास क्या क्या है, घर है, जमीन जायदाद है, या बैंक बैलेंस है, या कुछ और है। आपके पास पोजेशंस कितने हैं, और आगे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी हैं, ये सब चीजें और आगे। और ऊपर, पुराने जमाने में क्या था, पेट भरने के लिए लोग शिकार करते थे, और केवल उनको एक ही काम था कि किसी तरह पेट भर जाए, यानी पेट सबसे नीचे। फिर आता है दिल, और दिल से क्या हुआ, कलाएं, लोगों ने गाना सीखा, नाचना सीखा, कला, साहित्य, यानी कि अपने को कैसे एक्सप्रेस किया जाए। क्रॉस वेंटिलेशन, जो आपके अंदर आया है उसको आप कैसे बाहर निकालें। कुछ लोगों ने आर्ट बनाकर निकाला, कुछ लोगों ने गाकर निकाला, कुछ लोगों ने कविता लिखकर निकाला, और इस तरह कला, साहित्य, संस्कृति, इन सब का जन्म हुआ। और तीसरा ये
और ऊपर क्या है? सिर। और इसमें क्या है? आपका दिमाग। और ये क्या काम करता है? ये क्या क्या काम करता है आज तक लोग पता नहीं कर पाए हैं, और पता कर ही रहे हैं, अब तक कुछ पता नहीं लग पाया है कि ये क्या क्या कर सकता है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि इससे जो पैदा हुआ वो था गणित, जो कि केवल दिमाग की भाषा है। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ईश्वर की भाषा भी गणित ही है। और इसका सबूत ये भी है, सबूत क्या, इसका जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि ईसा के जन्म से 500 वर्ष पहले एक विचारक हुआ था, दार्शनिक था, प्लेटो, जिसको हिंदुस्तान में अफलातून के नाम से लोग जानते हैं, क्योंकि बीच में ऐसे ऐसे देशों से गुजरा नाम प्लेटो था। फिर कहीं तय नहीं बोला जाता था तो पलातो हो गया। फिर अफगानिस्तान में आ गया तो वो अंक की बिंदी लगाना जरूरी है हर चीज़ के लास्ट में, तो पलामतून हो गया। तो फिर महान जाहिर करने के लिए जैसे इलाही, तो अल इलाही, वो अल्लाह बन गया, तो अल पलामतून हो गया। और वो अल पलामतून यहाँ आते आते क्या हो गया? अफलातून। तो अफलातून ये प्लेटो ही है। और उसका कहना था, उसने एक एकेडमी खोली, एक विद्यालय खोला, और उसके गेट पर ही लिखा था कि इस एकेडमी में ऐसा कोई व्यक्ति प्रवेश न करे जिसको ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का ज्ञान ना हो, क्योंकि यदि उसको मैथमेटिक्स नहीं आता तो ही इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर एंड स्टडी इन दिस एकेडमी। दर्शन, साइंस, मैथमेटिक्स, ये सब दिमाग की देन है। और एक बार साइंस पैदा हुई तो जब उसका एग्जीक्यूशन होता है तो जितना वैज्ञानिक प्रगति है आप इस समय देख ही रहे हैं। रोबोट आ गए, वो आपके दिमाग के बराबर काम कर रहा है। और अभी कभी आपने सुना हो तो अभी हुआ क्या कि एक मशीन से ये कहा गया, जो एआई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कि अब प्रोग्राम बंद कर दो, और उसने मानने से इनकार कर दिया, बोले नहीं बंद करेंगे। और इसका रिएक्शन इतना ज़्यादा हुआ कि अमेरिका जैसे देश में जहाँ विज्ञान को काफ़ी आगे तक ले गए हैं लोग, उन्होंने भी कहा कि ये तो बड़ी चिंता की बात है कि बताइए, आदमी के बनाए हुए रोबोट ने आदमी का कहना मानने से पहली बार इनकार कर दिया। ये किसका कमाल है? साइंस का, आपके दिमाग का कमाल है। तो ये है आपकी अपवार्ड जर्नी। ऑनवार्ड यानी पोजीशन एंड पोजेशन, अपवार्ड मीन्स साइंस, फिलॉसफी एंड मैथमेटिक्स। बाकी सब चीजें इसी में आ जाती हैं, बाकी सब साइंस में ही आ जाएंगी या फिलॉसफी में ही आ जाएंगी। और दूसरी बात मैं आपसे जो कहूंगा वो है अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। मैं आपसे पूछूं कि आपके गांव में आपका घर किस दिशा में है? कितने लोगों को मालूम है? उनका घर पूरब में है गांव के, या पश्चिम में है, या उत्तर में है, दक्षिण में है? किसी को मालूम है? जिनको मालूम है हाथ उठाए, एक दो लोग। चलिए बताओ किस दिशा में है? खड़े होकर बताइए कि आपके गांव में आपका घर आपके गांव के किस तरफ है, किस दिशा में है?
नॉर्थ में है। गुड, बैठो। यानी बाकी लोगों को नहीं मालूम। क्या आप बता सकते हैं? प्लीज प्लीज आओ। नहीं, मेरा मतलब आपका टेस्ट करना नहीं है, मैं खाली आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना है। आपके गांव से निकलने के मुख्य रास्ते कितने हैं, आपको मालूम है? आपके गांव का नाम, आपके गांव का जो नाम है, ये नाम कैसे पड़ा, मालूम है? ज्यादातर लोगों को नहीं, कुछ लोगों को मालूम हो सकता है। जहां भी आप हैं, अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंट, अटेंटिव रहिए, अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। मैं आपको एक और छोटा सा घटना बता रहा हूं। ये बीएचयू के ही, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ कि मैं पढ़ा, पूरा मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ। तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एक डायरेक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर उड़प्पा, और वो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे, तो अक्सर वो आते रहते थे। तो उनका सुनाया हुआ एक किस्सा था। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टूडेंट्स में, एमबीबीएस में एडमिशन बड़ा मुश्किल होता है। खैर एडमिशन हुआ और लोग पहली क्लास में आए, और जब पहली क्लास में वो आए तो लैब में गए, तो लैब में एक जार रखा हुआ था, उसमें कुछ पानी जैसी चीज थी और कुछ कलर्ड टाइप हल्का सा। तो उन्होंने स्टूडेंट्स को बुलाया, बोले जानते हो इसमें क्या है? इट इज ह्यूमन यूरिन, इसमें पेशाब रखा हुआ है, और आप लोगों को ये बताना है कि इसका स्वाद कैसा होता है। अरे रे 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 रे, ये तो अब स्टूडेंट्स नए नए आए तो अंदर ही अंदर तो कुछ खुन्नस हुई होगी जरूर, कि बोले ये कैसी बेवकूफ़ी की बात करते हैं। तो ये हुआ कि ये कैसे बताया जा सकता है। तो उन्होंने एक उंगली उसमें डाली और इसके बाद चखा, और इसके बाद भाई जब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने चख लिया, तब तो फिर मजबूरी है, और आपका तो अभी एडमिशन ही हुआ है, हो सकता है निकाल दिया जाए। तो बाकी लोगों ने भी वही किया और बोले अब इसका स्वाद बताओ। तो किसी ने कहा खा रहा है, किसी ने कहा वो मतलब। तो इसके बाद उन्होंने क्या कहा, पहला लेसन पूरा हुआ। बोले क्या लेसन था? बोले तुम ये बताओ कि तुमने देखा मैंने ये उंगली जार में डाली थी और इस उंगली को टेस्ट किया था। जो जार में डाली थी वो ये वाली उंगली थी, और जो जीभ पर लगाई वो ये वाली थी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, वो उंगली डाली और उसी को चख लिया। इट मीन्स यू आर नॉट अटेंटिव, तुम्हारा ध्यान कहीं और था, तुम ऑब्जर्वेशन, इसको कहते हैं अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन। जहां आप हैं अटेंटिव रहिए। आप कहां हैं इससे मतलब नहीं है, बी अटेंटिव। और जितना अटेंटिव हैं उतना ही आप सफल हैं। जितना ऑब्जर्वेंट हैं, जितना ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, उतना ही आप सीखेंगे। सीखने का इससे बेहतर और अच्छा तरीका दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है कि आप ऑब्जर्व करिए। ये अटेंशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये आपका जिंदगी भर के लिए एक्सपीरियंस बनेंगे। तो ये आपके लिए पहला उपदेश है
कि बी अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंट, सतर्क रहिए, सोए नहीं रहिए, जहां है वहां मौजूद रहिए। और आजकल जानते हैं सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा पे होता है, सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, वो है आपका अटेंशन। मैंने आपसे पूछा कि आपके गांव में आपका घर किस तरफ है, आपको नहीं पता। लेकिन कैलिफोर्निया में, जो अमेरिका में है, वहां ये बात पता है कि आप कौन हैं, किस गांव में रहते हैं और आपका घर गांव के किस कोने में है। अमेरिका वालों को कैसे पता है? आपके पास मोबाइल होगा, आपके पास नहीं, घर में होगा, इंटरनेट होगा ही। और जब इंटरनेट आप लेते हैं तो उसमें आपको एक आईपी एड्रेस मिलता है जो इंटरनेट प्रोवाइडर का होता है। और इंटरनेट प्रोवाइडर का मतलब है कि जिसने वो लिया है कनेक्शन, उसको पूरा आधार से उसको लिंक कराया जाता है, केवाईसी जिसको कहते हैं, नो योर कस्टमर। और इस तरह जब एक बार आपका केवाईसी हुआ, आपको इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस दे दिया गया, तो इसका मतलब फिर आप कनेक्ट हो गए इंटरनेट से। और इंटरनेट का लास्ट डाटा कहाँ है? आपके यहाँ तो डाटा सेंटर है नहीं, डाटा सेंटर अब बनने लगे। वो डाटा इकट्ठा होता है अमेरिका में, और अमेरिका के कैलिफोर्निया के डाटा सेंटर में आपका पूरा डाटा है। और जब भी आप फोन खोलते हैं, वो आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, वो सब का सब वहां जा रहा है। और जब वो वहां चला जाता है तो वहां दूसरे कंप्यूटर उसमें ये देखते हैं कि आपने क्या खोला, आपने रील को टिक किया या इंटरनेट के किसी और यूट्यूब को आपने क्लिक किया या क्या किया। और जैसे ही आपने क्लिक किया, उनके पास एक डाटा मिल गया कि 100 लोग थे और 100 में से 90 लोगों ने इस तरफ क्लिक किया। उन्हें यह मिल गया कि आपकी कमजोरी क्या है। और जैसे ही उनको ये पता लगा कि आपकी ये कमजोरी है, उन्होंने उसी तरह के टाइटल, उसी तरह के पिक्चर यूट्यूब पर लगाने शुरू कर दिए। अब जैसे ही उस तरह की पिक्चर आई जो आपका शौक था, आपने क्लिक किया। और जैसे ही आपने क्लिक किया तो जिसका वो है उसके खाते में उतना पैसा चला गया। तो जो शॉर्ट बनाते हैं, जो रील्स बनाते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, क्या आप समझते हैं फ्री है? सबको पैसा मिलता है। जिसके जाते लाइक हुए, फिर उनको उतना विज्ञापन मिलेगा, फिर उनको उतना पैसा मिलेगा। तो एक बड़ा बिजनेस है। और ये बड़ा बिजनेस कैसे है? आपके अटेंशन को डाइवर्ट करना, आपका अटेंशन खींचना, आपका ध्यान आकर्षित करना। इसके लिए वो आपकी कमजोरी पकड़ते हैं और आपको उसी तरह के, आपके मोबाइल पर यूट्यूब खोलेंगे तो जो आपने कल खोला था उस तरह की पिक्चर आने लगेंगी। उन्हें कैसे पता लगा? ये पता लग रहा है कैलिफोर्निया से, न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। इसीलिए भारत सरकार अब बहुत परेशान है कि डाटा, भारत का डाटा भारत में ही रहना चाहिए। जितने भी ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जासूसी संस्थाएं हैं वो इस डाटा का उपयोग करती हैं। किस देश में किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह के संघर्ष हैं, उनका कैसे फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए उनको क्या कहते हैं, जो जासूसी संस्थाएं हैं उनका एक स्पेशल नाम है, इंटेलिजेंस एजेंसीज। इंटेलिजेंस। इसलिए इसको बहुत ध्यान रखिए, सब जगह क्लिक मत करिए। आप अपना डाटा भेज रहे हैं, आप अपने को कैरियर बॉय बना रहे हैं। इन्होंने मैसेज भेजा, मैंने उनको फॉरवर्ड किया, उन्होंने उनको फॉरवर्ड किया। और यदि आपको
एक सामान भेजना हो कि भाई वहाँ मुझे यहाँ से भेजना है गाजियाबाद या सहारनपुर, तो पैसे लेगा। आपने कोई पैसा लिया? बिना पैसा लिए आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी आप बिना पैसे के डाकिया उनको फ्री में मिल गए। तो आप अपने को बिना पैसे के ही काम पे लगा रहे हैं, आपका उपयोग हो रहा है, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। इसलिए बी कॉशस, बी अटेंटिव, ऑब्जर्व करिए, चीजों को समझिए। तो पहला इसको ध्यान रखिए, ऑब्जर्वेशन एंड अटेंशन। ध्यान से देखो। दूसरी बात, मैं आपको कुल मिला के 3 चीजों पर बात करूंगा। टैलेंट यानी प्रतिभा, टारगेट यानी कि आपका लक्ष्य, और फोकस, हाउ टू अचीव, आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे। पहली चीज है टैलेंट। टैलेंट वर्सेस टारगेट भी आप कह सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई स्पेशलिटी न हो। हर जगह, हर चीज में कोई स्पेशल है, और ये जो स्पेशलिटी है ये कभी उजागर हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है। आपके गांव में, आपके इलाके में पता नहीं कितने अबुल कलाम पैदा हुए और बेचारे ऐसे ही चले गए, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। आपके गांव में खेती होती है, किसानों का क्या दर्जा है? नीचे है। सबसे नीचे कौन है? मजदूर। उसके ऊपर कौन है? किसान। क्या मजदूर जो कि 8 घंटे लगातार काम कर सकता है, आप लोगों में से कोई कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन वो करता है। तो ये उसकी स्पेशलिटी है, वो अपना काम ठीक से करता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं है, उसकी ब्रांडिंग नहीं है। किसान खेत में जाता है और वो कहता है कि फसल पानी मांग रही है। आपने कभी देखा है फसलों को पानी मांगते? उसको मालूम है। तो वो फसल की लैंग्वेज जान रहा है, और आप कहते हैं अरे वो देहाती है। आप एक कोई पढ़ के बता दीजिए ना फसल की लैंग्वेज, कि ज्वार का पौधा क्या मांगता है, और बाजरे का पौधा और गेहूं का पौधा। और कितने लोगों को तो गेहूं और जौ में पौधे में फर्क ही नहीं पता लगता, और उसको कह दिया, बोले अरे किसान है, देहाती है। उसकी ब्रांडिंग नहीं हुई, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई ठीक से, और लोगों ने क्या किया? गेम की मार्केटिंग कर ली। गेमिंग के बिजनेस में करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, जबकि जुआ खेलना गलत है। अब तो पाबंदी भी लगाई कुछ गेमिंग प्रोग्राम में। तो टैलेंट तो सब जगह है। सवाल यह है कि आप पहचानते हैं कि नहीं अपना टैलेंट? अपना टैलेंट आप पहचानिए। ये काम कोई और नहीं करेगा। इसमें या तो आप कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत आपके टीचर इसमें सहायता कर सकते हैं। आपकी प्यास क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपकी रुचि क्या है? आपका दिमाग हर बार वहीं क्यों जाता है? आप वही काम में बार बार क्यों? उसका जुनून है। बाकी काम में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन उस एक काम की तरफ आप भागेंगे। इसका मतलब वो आपके टैलेंट का एरिया है। उसको थोड़ा सा पहचानिए। वहां कुछ ना कुछ आपकी प्रतिभा है जो आपको खींच रही है।
और इसको कैसे आप पता करेंगे? काउंसलिंग करिए। जब टीचर से मिलेंगे, टीचर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी अभिरुचियां आपकी हेल्प करेंगी कि आपकी रुचि क्या है। लेकिन दो चीजों से बचिए। एक तो ये पेरेंटल प्रेशर। माँ बाप चाहते थे या पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम बेटा तो बन ही जाए। अब वो बेटे को पुश कर रहे हैं कि इंजीनियर बनना है, बनना है। अरे उसको तो देख लीजिए कि वो क्या बनना चाहता है। तो इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा। सेकंड, एनवायरमेंटल प्रेशर। हर समाज में एक वातावरण बनता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ये बनो, वो बनो, और अंत में आप वही चुन लेते हैं। लगता है आप बोर होने लगे। पीछे वाले लोग एक कहानी सुने। आपने, सब लोगों ने, इधर बैठे हुए लोगों ने भी, इधर बैठे हुए लोगों ने भी, सबने एक कहानी सुनी होगी। एक कौवा प्यासा था। सुनी है ना? एक कौवा प्यासा था। ध्यान दीजिएगा, अटेंड, बी अटेंटिव एंड ऑब्जर्वेंट। कौवा था और प्यास लगी थी। जंगल में भटक रहा था कि कहीं पानी मिल जाए, और अंत में उसे एक घड़ा दिखाई पड़ा। तो उसे, कौवे को भी ये मालूम था कि यदि घड़ा है तो ये संभावना है कि इसमें पानी हो सकता है। तो कौवे ने जाके घड़े को देखा तो घड़े में आधा पानी था, और कौवे की चोंच लंबी तो होती नहीं है, तो उसका चोंच ही वहां तक नहीं जा पा रही थी। यानी आपको भटकने के बाद भी पूरा हल नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा आधा मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। कौवे को जो घड़ा मिला उसमें आधा ही भरा था, आधा पानी था। अब कौवे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और इधर उधर देखा, तो आपने दिमाग का उपयोग किया, अपवार्ड, और दिमाग का उपयोग किया तो उसने, दिमाग ने बताया कैसे। और आसपास पड़े उसने कुछ पत्थर लाके उसमें डाले, कंकड़, और जब कंकड़ डाले तो ये नियम है कि वो पानी ऊपर आने लगा। साइंस में पढ़ाई होगा। और पानी ऊपर आ गया और कौवे ने अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। तो रिकॉग्नाइज योर थर्स्ट, अपनी प्यास को पहचानिए, और जुनून ऐसा हो कि भटकिए। यदि आपकी प्यास पहचान ली गई तो ऐसा नहीं है कि आपको पता लगा कि ये तो प्यासा है और कोई पानी लेके आएगा, पानी पीजिए। आप ही पहचानिए और आप ही भटकिए, और भटकने के बाद भी आपको जहां मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा, आधा घड़ा पानी। यूज योर स्किल, अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, युक्ति लगाइए, फिक्स योर स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाइए, लुक अराउंड एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। चारों तरफ देखिए, आप अपने जो जरूरी है वो निकालिए और अपनी प्यास को पूरा करिए। इस कहानी को जब भी बहकें याद रखिएगा। प्यासा कौवा, आधा पानी, और लुक अराउंड
एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। चारों तरफ देखिए, विवेक लगाइए और अपनी समस्या का समाधान कर लीजिए। टारगेट तय करिए। टारगेट आपके दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, आप आगे जाके क्या पढ़ना चाहते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है। तो अपना टारगेट अभी धीरे धीरे आपको डिसाइड करना चाहिए। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोकस। आपने सुना है पुराने लोग तपस्या करते थे, सुना है ना? पीछे वालों ने भी सुना है कि पुराने लोग ऋषि मुनि तपस्या करने चले जाते थे और ध्रुव भी चले गए थे बचपन में ही, और प्रहलाद भी चले गए थे। ये तपस्या क्या होती है? तप समझते हैं ना? तप, ताप। सोने को जितना तपाया जाए उतना शुद्ध हो जाता है। तो तपाने का मतलब क्या है? हीट पैदा करना, यही होता है ना तपस्या। यानी ऊष्मा, जिसको आप एनर्जी कहते हैं, एनर्जी अर्जित करना, एनर्जी पैदा करना, ये तप है। पुराने जमाने, आप सोच रहे हैं कि वो लोग जाते थे और किसी पेड़ के नीचे आलती पगली मार के बैठ के पूजा करते थे। नहीं नहीं नहीं, आप गलत फहमी में हैं। उस समय की लैंग्वेज थी। और तपस्या का मतलब, तपस्या जो आज आप कर रहे हैं। और ताप पैदा करने के कौन कौन से तरीके हैं? दो हैं। जब तक माचिस नहीं थी तब तक एक लकड़ी होती थी, उसमें एक छेद बनाया जाता था और दूसरी लकड़ी से उसमें घास रख के उसको बहुत रगड़ा जाता था और उस घर्षण से आग पैदा हो जाती थी। और एक बार आग पैदा हो गई तो फिर उसके लिए वो अपना उसको संभाल के रखते थे। वेदों में आग को सबसे पहला देवता माना गया है, जिसने पूरी दुनिया में पहली क्रांति को जन्म दिया था। और ये आग, ये ताप कैसे पैदा हुआ? घर्षण से। एक दूसरा और तरीका है, एक तो रगड़ से पैदा होता है, घर्षण से, और एक होता है कंसंट्रेशन। आप चीजों को इंटीग्रेट करिए, कंसंट्रेट करिए। और आपने लेंस तो सब लोगों ने देखा है, आप लोगों ने खास तौर से सब लोगों ने देखा ही होगा। लेंस से बच्चे क्या करते हैं कि अपना बैठ जाएंगे और एक कागज रखेंगे और सूरज की रोशनी की तरफ उसको फोकस करेंगे और एक फोकस बनता है कागज पर। और जहां वो फोकस बनता है वहां क्या होता है? आग पैदा हो जाती है। शीशे के इस तरफ कुछ नहीं है और उस तरफ आग है। बीच में क्या है? लेंस। और लेंस का काम क्या है? इंटीग्रेट, चीजों को इकट्ठा करना। और इंटीग्रेट टू इंटेंसिफाई। और जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हैं चीजों में इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिफाई हो जाती है। इंटेंसिफाई मतलब उनमें सघनता बढ़ती है। सघनता तो समझते हैं ना, वो एक होता है डेंसिटी और एक होता है वॉल्यूम। डेंसिटी बहुत भारी कर देती है चीजों को और वॉल्यूम आकार बनाता है, आकार बढ़ा देता है। तो जैसे ही सूरज की किरणें
इंटीग्रेट होती हैं, इंटेंसिफाई होती हैं, फोकस बनता है, और फोकस बनता है तो हीट पैदा होती है, और हीट यदि एक बार पैदा हो गई तो सामने आप जो भी रखेंगे वो जल जाएगा। टारगेट का आपने चुनाव कर लिया, लेकिन टारगेट के चुनाव के बाद अब आपको क्या करना है? हीट पैदा करनी है, उस टारगेट को हिट करना है। फोकस टू हिट इट, और ये बिना फोकस के आपको टारगेट हिट नहीं होगा। तो इसलिए बराबर ध्यान रखिए, चाहे एग्जाम है चाहे जिंदगी है, फोकस आपकी तपस्या है। यदि फोकस नहीं कर पाए तो समझिए आप असफल हैं। यदि फोकस कर पाए तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे आप जिस क्षेत्र में जाएं। अब काफी बोर हो चुके हैं आप, हमारे पास तो कहने को तमाम बातें हैं, क्योंकि आप बहुत दिनों में मिले हैं। यदि मिलते रहते तो हम थोड़ा थोड़ा बताते रहते, थोड़ा थोड़ा आगे के लिए छोड़ देते, लेकिन अब दोबारा तो पता नहीं कब मुलाकात होगी। आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, आप चले भी जाएंगे, तो ऐसी हालत में यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे आज ही बात की जाए। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करूंगा, वो है रणनीति, स्ट्रेटेजी। वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें पहला क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट। चीजों को याद कैसे रखा जाए, क्योंकि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या है, एग्जाम में गए भूल गए। तो चीजों को याद कैसे रखा जाए, इसका एक अच्छी खासी एक स्ट्रेटेजी है, एक रणनीति है। आप ये भाषण सुन रहे हैं, अभी आपका दिमाग यदि अटेंशन है तो ज्यादातर चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है, और 100% मेरा हाथ हिलाना, पानी लेना, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपके दिमाग में, मतलब विदाउट फेल 100%। लेकिन जैसे ही आप यहां से निकलेंगे, इसमें भूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नई नई चीजें आप बाहर निकलेंगे, बाहर का देखेंगे, वो ऊपर आने लगेंगी, ये नीचे जाती जाएंगी। इसलिए ये कहा जाता है कि विद इन 6 आवर्स जो आपने सुना है, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर उसको याद कर लीजिए, या शेयर करिए, लोगों से बात करिए। और यदि आप लोगों से बात करेंगे तो आपको याद आता चला जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा गहरे नहीं गया है। और 6 घंटे में भाई आप कहीं पार्टी में गए और पता चला कि बहुत अच्छा खाना था, तो आप घर पे आके 2 घंटे बाद ही घर पे पहुंचे, अरे बहुत बढ़िया खाना था, सब्जी वो ऐसी थी, समोसा ऐसा था, टिक्की ऐसी थी, गोलगप्पे थे। यानी आपने विद इन 2 आवर उसको याद कर लिया, और फिर सेकंड डे कोई और मिला, उसको फिर बताया, थर्ड डे आप स्कूल में आए, उसको फिर बताया, और पता चला कि वो दावत आपको महीनों याद रह गई। और यदि महीनों बाद आपने फिर याद कर लिया तो वो जिंदगी भर याद रहेगी। इसलिए जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, पहले विद इन 6 आवर उसको कहीं ना कहीं शेयर कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, आपस में बात करिए, किसी से शेयर कर लीजिए, जिससे कि वो नीचे बैठने से पहले ऊपर आ जाए। फिर कम से कम 24 घंटे में एक बार फिर रिवीजन करिए, रिपीट करिए उसको। फिर 3 दिन के अंदर अंदर एक बार फिर दोहराइए। फिर 1 सप्ताह बाद फिर उसको दोहराइए, और इसके बाद 1 महीने बाद फिर दोहराइए। और यदि 3 महीने बाद आपने दोहरा लिया तो वो अगले 2-3 साल तक वो याद रहेगा। ये मेमोरी का मैनेजमेंट है। हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स, चीजों को कैसे याद रखा जाए, उसका ये नियम है। और बीच में एक अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि नींद और सपने, आप तो सोचते हैं सो गए, लेकिन सोने के समय
दिमाग का काम और ज़्यादा और तेज हो जाता है, और मेमोरीज को सजाना, उनको सीक्वेंस में लाना दिमाग उसी समय करता है जब वो सो जाता है। क्योंकि दिन में तो आपकी रिकॉर्डिंग चल ही रही है, यहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद वहाँ, वहाँ के बाद वहाँ, लेकिन जब आप सो गए तो आपकी बाहर की रिकॉर्डिंग बंद। अब अंदर दिमाग का काम है कि वो ये तय करता है कि कौन सी मेमोरी को कैसे, किस फॉर्म में, उसमें क्या एडिशन करना है, क्या डिलीशन करना है, ये सब करके दिमाग उसको रात में सोते समय करता है। तो इसलिए नींद में कोई कोताही मत करिए। एक होता है टाइम मैनेजमेंट। अब करीब ही है, उबिए मत। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में खास तौर से देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपकी तैयारी है, एग्जाम का तरीका और तैयारी का तरीका, ये दोनों में मेल होना चाहिए। पता चला कि एग्जाम तो लिख के हो रहा है और तैयारी याद कर रहे हैं, किताब लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां से आपसे पूछा नहीं जाएगा, पढ़ने को नहीं कहा जाएगा। वहां क्या कहा जाएगा? लिखिए, और लिखने की आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो जो परीक्षा का तरीका है वही तैयारी का तरीका होना चाहिए। आप जब तैयारी करें तो इसको ध्यान रखिए कि परीक्षा कैसे देनी है, जैसे परीक्षा देनी है वैसे तैयार करिए। फिर आपको कितना टाइम मिलेगा, उस टाइम को आप कैसे मैनेज करेंगे। ऐसा ना हो कि आप पहले क्वेश्चंस करते रह गए, कहीं बीच में अटक गए तो अटक गए, और पता चला कि आता तो था लेकिन पूरा नहीं कर पाए। इसका मतलब आपने टाइम मैनेज नहीं किया। पढ़ा तो बहुत था लेकिन एग्जाम टाइम में भूल गए। इसका मतलब मेमोरी मैनेजमेंट आपका कमजोर था। मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ये स्किल्स आपको बराबर आनी चाहिए। तो एक छात्राओं के लिए स्पेशली बहुत सारे नारे चलते रहते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और सो एन, पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्योंकि बेटियों को अनपढ़ छोड़ दिया गया और उनकी स्थिति समाज में थोड़ा सा नीचे रही। क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में शक, हूण, कुषाण, यवन, अंग्रेज, मुगल, इतने लोग आए जिन लोगों ने भारत को गुलाम बनाया। और गुलामी के दो बहुत खराब परिणाम होते हैं। हीन भावना, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा क्या, हम तो रास्ते की धूल हैं। ये हीन भावना गुलामी के दौरान आती है। एक घर परिवार की रक्षा, उसमें सबसे पहले आता है कि अपने परिवार को, घर परिवार को बचाइए। तो लड़कियों को बाहर मत निकलने दो, लड़कियों को ये मत करने दो, लड़कियों को वो मत करने दो। मैं आपको 3 देवियों के नाम बता रहा हूं। एक देवी की प्रतिमा आपके विद्यालय में नीचे लगी हुई है, वो कौन सी है? सरस्वती देवी। उनकी विशेषता क्या है? नीर क्षीर विवेक। वो हंस की सवारी करती हैं। हंस मतलब व्हाइट, व्हाइट मतलब नॉलेज। हंस की सवारी करती हैं और उनकी विशेषता क्या है? निर्णय क्षमता, क्या गलत है क्या सही है। नीर क्षीर विवेक। आप अपने घर में जरा देखिए, पापा पूछते हैं मम्मी से कि ये काम कर लें, तो बोले जैसा आप ठीक समझें। ये तो कोई बात नहीं हुई, जैसा आप ठीक समझें, हम तो ठीक समझ ही रहे हैं। अरे आप भी तो अपना कोई निर्णय दीजिए ना।
तो जिसके पास नॉलेज है, डिसीजन मेकिंग पावर है, जो निर्णय कर सकता है, वो पूजनीय हो जाएगा। तो अपनी नॉलेज बढ़ाइए, डिसीजन मेकिंग पावर बनाइए। डिसीजन मेकिंग मतलब किस समय क्या करना है, फौरन डिसाइड करना, ये डिसीजन मेकिंग है। और ये इसकी देवी कौन है? सरस्वती। तो आप सरस्वती बन जाइए तो आप पूजनीय हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पॉलिटिकल नारों से आप पूजनीय नहीं बन सकती, आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी। सेकेंड, एक दूसरी देवी हैं लक्ष्मी जी। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी को होती है, लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली को होती है। और उनकी तस्वीर आपने देखी है ना, वो एक हाथ से सोने के सिक्के झड़ते रहते हैं। आपके पास इतना पैसा हो कि आपके हाथ से सोने के सिक्के ऐसे ही झड़ें, तो आपके चरणों में पूरा समाज लेटने को तैयार हो जाएगा। क्यों? आपके पास पोजेशंस हैं, यू कैन गिव देम, आप दे सकते हैं। यदि आपके पास देने को है, आपके पास इतनी धन संपदा है कि आप दे भी सकते हैं, तो आप पूजनीय हो जाएंगे। दीपावली पर पूजा होगी, क्योंकि आप लक्ष्मी के प्रतीक हैं। और तीसरे, दुर्गा, जो दुर्गा पूजा में पूजी जाती है, उनकी मूर्ति को जरा ध्यान करिए। शेर पर सवार, हाथ में भाला और एक असुर का वध करते हुए, यानी पावर। डिसीजन मेकिंग पावर या करेंसी पावर या फिजिकल पावर। फिजिकल पावर आप में नहीं होगी, ठीक है, लेकिन शेर की सवारी तो कर सकते हैं। शेर क्या है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। हम में से एक सबके लिए है और सब एक के लिए है। एक के साथ कोई अन्याय होता है तो हम सब खड़े हो जाएंगे, और सबके साथ अन्याय होगा तो कोई भी एक बाहर नहीं रहेगा, सब साथ रहेंगे। एक बार यूनाइट होकर देखिए। थाने में जाते हैं, आप कहते हैं जी अमुक अमुक जगह से आए हैं, दरोगा कहता है बोले टाइम नहीं है। आप कहिए कि साहब बीजेपी का अध्यक्ष हूं, तो कहता बोले कुर्सी लाओ, कुर्सी बैठो। संगठन का अध्यक्ष है, वो संगठन के ऊपर बैठा है तो उसकी इज्जत है, उसको पूजा जाएगा। और आप अकेले हैं, संगठित नहीं है, तो आपकी दुर्गति होनी तय है। तो इसलिए पॉलिटिकल नारों से नहीं, नॉलेज, पोजीशन, पावर, उस तरफ देखिए और कोशिश करिए कि अपनी रुचि के हिसाब से इन तीनों में से कोई एक गेन कर लीजिए, समाज में आप पूजनीय हो जाएंगे। तो पीछे वाले लोग या जो लोग बीच बीच में झपकी ले रहे हैं, उनके लिए पूरा हुआ ये व्याख्यान। मैं अंत में आप लोगों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आपने 1 घंटे सुना तो, और ये उम्मीद करता हूं कि आप इनमें से वो बातें जो आपको याद रहें शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और इसको ध्यान रखेंगे। इतनी बार साझा करिए कि जिंदगी भर याद रहे कि या तो सरस्वती बनना है, या लक्ष्मी बनना है, या दुर्गा बनना है।
बाकी नारे क्या कहते हैं, समाज क्या कहता है, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ये कुछ नहीं। और आप एक कौवा प्यासा था, इसको मत भूलिएगा। भटकिए, भटकनों में अर्थ होता है, चीजें सब कनेक्ट हो जाती हैं। जिंदगी को मौका दीजिए। एक बार दिमाग में आ गया है वो कभी खत्म नहीं होता। अपने दिमाग पर भरोसा करिए, किसी पर नहीं। मान्यताओं से, बोझे से बचिए। आपकी कौन सी जाति है, आपका कौन सा धर्म है, आपको कौन सा ये है, कौन सा वो है, ये सब बोझ हैं। ये बोझ अपने ऊपर मत लादिए, आगे बढ़िए। अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपने सुना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोगों ने बुलाया, ये भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your inspiring and thought-provoking address. Your words will certainly stay with us as guiding principles. Thank you so much. To mark the closure of today's program, may I now invite our respected chairman, sir, to kindly address the gathering and bless us with his encouraging words. नमस्कार। मैंने अपनी जीवन में, मेरे पास अगर कोई पूंजी है तो वो पूंजी है ईमानदारी की, जिसे मुझे किसी को साबित नहीं करना है। वो मेरे एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसने मुझे बहुत पे करा है, और मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मैंने बहुत लेक्चर सुने हैं, लेकिन ये लेक्चर मेरे लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स में से एक है। जो सीख मुझे मिली है, मैं समझता हूं आपको भी मिली होगी। आप उसे अमल में लाइए, कुएं वाली बात याद रखिए। एक मैं बात आपको बताता हूं। जैसे सर ने बताया, पुराने समय में ये अर्जुन वगैरह कितने भाई थे आपको पता है? अच्छा, 5। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि उन 5 ने, सबने इंजीनियरिंग करी ना, या सब डॉक्टर बने? बता सकता है 5 को क्या क्या आता था चलाना? कोई बता सकता है? रामायण देखते हो, महाभारत देखते हो, सारी चीजें देखते हो, ये बता सकते हो कि जो अर्जुन वगैरह थे, चलो नाम बता सकते हो? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। आप बता सकते हैं किसको क्या क्या आता था, किसको क्या क्या विद्या आती थी, कौन कौन सा मेडिकल साइंस पढ़ा था, क्या था? वो उस लेवल के प्रतीक इतने महान इसलिए बने कि उन्होंने ये कहने से कि सारा भीड़ चाल में नहीं चले वो, कि हमें सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। जो भाले लायक था उसे भाला सिखाया गया, जो तलवार लायक था उसने तलवारबाजी सीखी, जिसे अपना धनुष बाण चलाना था उसे धनुष बाण, जिसे गदा चलानी थी उसे गदा चलानी थी। तो दोस्तों, आपको यह तय करना है, भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अपनी मान्यता मत रखिए। बोला ना सर ने, नहीं कर लूंगा 12th साइंस से पास, नहीं मैथ्स कर लूंगा, नहीं मेडिकल पढ़ लूंगा। मानिए मत, जानिए, अपनी कैपेबिलिटी को जानिए, अपडेट करिए, उसके लिए मेहनत करिए। ठीक है ना? जब स्कूल स्टार्ट किया गया था तो मेरी क्वालिफिकेशन थी बीए 3rd डिवीजन। मैंने बीए पास किया 3rd डिवीजन से, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत लोग मेरी एजुकेशन पर गर्व करते होंगे। मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की, मैंने बीएड किया, मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया, मैंने एजुकेशन से किया, मैंने एलएलबी किया, मैंने बीएड किया, मैंने 10 और डिग्रियां ली। आज मैं गर्व से जाता हूं। जब मैं पहले सीबीएसई में जाता था कि दरवाजे के अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, 10 लोग हैं तो 10वां नंबर मेरा होता था अंदर जाने का। अब मेरे पीछे 10 होते हैं, किसी से पीछे नहीं होता। उसके लिए जलाना पड़ता है, जलना पड़ता है।
मेहनत करनी पड़ती है, समझ गए? सुनना पड़ता है। ठहरा हुआ जल सड़ जाता है ना, कुएं का मेंढक बाहर नहीं आ पाता ना, तो कुछ लोग कुएं के मेंढक होते हैं, उन्हें लगता है इस कुएं के बाहर दुनिया है ही नहीं, इतने मोटे हो जाते हैं। समुद्र में डाल दो, खत्म। क्या हुआ? अगर समुद्र में डाल दो कुएं का मेंढक मर जाएगा ना। तो कुएं का मेंढक मत बनिए, अपडेट रहिए, जानिए, जैसे सर ने कहा जानिए, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक और बात बताता हूं, माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े टीचर हैं, उनको जाके गले लगाइए। उसमें भी एक टीचर बसा है, जब माँ देखती है आपको किस समय जाना है, आपके कपड़े इस्त्री हुए कि नहीं हुए, आपका बैग ठीक है कि नहीं है, आपके शू कैसे हैं, आपके कपड़े कहाँ रखे हैं, आपको नाश्ते में क्या भेजूं, आपकी तबीयत कैसी है, आपके नहाने का क्या इंतजाम है, आपकी बस किस समय, पूरा ध्यान रखती है। वो भी टीचर है। जब आप सब बड़े हो जाएंगे, आप डॉक्टर बनेंगे, तो आपके नीचे जितने लोग होंगे आप सबके टीचर होंगे। अगर आप इंजीनियर बनेंगे, कोई पुल बनाएंगे, कोई रेल का स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, तो जितने आपके नीचे होंगे सब सीख रहे होंगे। तो यू ऑल आर टीचर्स। अपने आप को बधाई दीजिए और अपने आप को समर्पित करिए अपने प्रोफेशन के लिए, अपने जुनून के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपनी जिम्मेदारी के लिए और अपने लिए। खाली रील से हमें बेचा जा रहा है, हम बिक रहे हैं, हमें पता ही नहीं इसकी कीमत कितनी, 100 रुपए बिक गया, अगले दिन 200 का लूंगा, 300, हमें पता ही नहीं हम कहां कहां बिक रहे हैं आज की तारीख में। तो हमें अटेंटिव रहना है, हमें सजग रहना है, ठीक है? बस मुझे इतना ही कहना था आप लोगों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकत इस चीज में बिल्कुल नहीं है कि हम अंदर ईगो पाल लें, इतना सा ज्ञान हो जाए पागल हो जाए, जाने हमें क्या आता है। ताकत है उसे संभालने की, बढ़ाने की, अपना जो सपना है ना उसे दिन में देख के पूरे करने का जुनून। पागल बने रहिए इस दुनिया में, अगर कुछ करना है पागल बन जाइए, दुनिया पागल कहे बन जाइए पागल, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छा करेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सब जो सपने देखते हो उनके लिए मेहनत डालिए, भगवान जरूर पूरा करेंगे, जरूर रास्ते बन जाते हैं। जैसे सर ने कहा, मैं बहुत इंप्रेस हूं इनसे। आपने कई जगह हम सुनते हैं सारी कायनात उस चीज पे लग जाती है जब हम दिल से किसी चीज के लिए वो करने लगते हैं। तो आज मुझे एक रास्ता समझ में आया, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना? तो वो क्लैरिटी आई। तो आप आए बाबूजी, आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद, अपने बच्चों की तरफ से, अपने सभी की तरफ से। और सर मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि वास्तव में मैंने बच्चे की तरह आपका लेक्चर सुना और मुझे जीवन में ये बहुत फायदा करने वाला है। सलीम सर को विशेष साधुवाद कि आपको बुलाया है। सर की हमारे बीच में हमारे एसडीएम सरधना भी रहे और हमारे भाई हैं महेश जी, महेश दीक्षित जी, एडीएम साहब हैं हमारे, वो भी हैं। और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट इन्हें भी बुलवाया जाए। देखिए, आज के इस संगोष्ठी में मुझे लगता है कल शिक्षक दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पर यह आयोजित है। विद्यालय के प्रबंधक जी, प्रिंसिपल साहब, उपस्थित सभी गणमान्य लोग, अभी आपने बहुत अच्छा सुना। गुरुजी ने बहुत अच्छी चीज आपके सामने रखी कि याद रखिएगा। कौवा क्या था, क्यों प्यासा था? हम सोच रहे थे कि अगर बुलाया गया कि बोलना है तो क्या बोला जाएगा। तो मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत, जब वो साकेत लिख रहे थे तो उन्होंने भगवान राम के प्रति लिखा कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो मैंने देखा कि गुरुजी का जो काव्य, जो बोलने की कला, छोटी बहुत बड़ी चीज को बहुत लघुतम में जो बच्चे के अंदर तक समाहित हो जाए, उस दर्शन को आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया। तो हमने भी उसी में से चंद
चीजें निकाल ली कि अच्छा रहा। आपके विस्तृत में से थोड़ा सा अंश लेते हुए हम पूछना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद को कितने लोग जानते हैं? लगभग 100%। हाथ ऊंचा करिए, कितने लोगों ने पढ़ा है? देखिए, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है। मुझे याद आ रहा है कि एक विद्यालय में मैं 2007 में गया। विद्यालय को बहुत अच्छा सजाए थे गुरुजी। हमने देखा, देखने के बाद लौट के जाने लगे। वो बोले, अरे सर आइए कुछ पूछ लीजिए बच्चों से। तो बच्चे किताब खोले हुए थे, तो महापुरुषों के बारे में एक किताब रामायण का पाठ खुला हुआ था। तो मैंने पूछा कि भैया बताओ रामायण के कितने लोग जानते हैं? 8वीं क्लास के बच्चे थे, शायद एक बच्ची थी, बड़े मुश्किल से उठी बताने के लिए कि, तो गुरुजी बोले बताओ बताओ, तुलसीदास जी को नहीं जानती हो? विडंबना। रामायण वाल्मीकि जी की लिखी है। आज मैंने विवेकानंद जी का नाम इसलिए लिया कि उन्होंने 3 चीजें बताई। एक प्रश्न छोड़ करके गुरु जी गए कि कौआ प्यासा क्यों? एक हम भी छोड़ के जाएंगे, और जब अगली बार कभी मुलाकात होगी तो उसका उत्तर भी आपसे चाहेंगे। विवेकानंद जी ने क्या कहा? 3 चीजें बताई। उन्होंने कहीं से नहीं लिया, गुरु के रूप में वो एक प्रस्तुतिकरण दिया है कठोपनिषद की। क्या कहा? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। और अगला कोई बता सकता है? उठो। हिंदी में बताओ। उठो, जागो और प्राप्त करो। उठो, जागो और उठो। आप देखिए, हम जब अपने इतिहास को पढ़ते हैं, क्या अभी गुरुजी बता रहे थे कि एक ग्रंथ रखा हुआ है महर्षि भारद्वाज जी का लिखा हुआ, लेकिन जब बात आती है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो क्या नाम लेते हैं? तो राइट बंधु कहां से आ गए? क्या तुलसीदास जी ने तब तो राइट बंधु पैदा नहीं हुए थे। 14वीं-15वीं शताब्दी में 15वीं-16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा चलत विमान कोलाहल हुई। वाल्मीकि रामायण में पढ़िए, जब पुष्पक विमान लौट रहा था लेकर के, तो सबसे पहले मेंटेनेंस के लिए कहां रुका? जब आया तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुका। तो क्या है ये? हमें श्रेष्ठ गुरुओं का अकाल, जैसा गुरुजी ने बताया था कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर के और 5वीं से देखें लगातार विदेशी आक्रमण हुए, पहलवों से लेकर के मुस्लिम आक्रमणकारियों तक। विदेशी जितने आक्रमणकारी हुए, उन्होंने सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति को नष्ट करने का कार्य किया। तो श्रेष्ठ गुरुजनों की कमी आई। अगर लॉर्ड मैकाले का 1835 का हम देखें, उसने एक चिट्ठी लिखी, 1 साल तक पूरे भारत के शिक्षा का अवलोकन किया, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखी तो उसमें लिखा कि हमने 50 साल की देरी कर दी भारत में शिक्षा अधिनियम लागू करने में। अगर रेगुलेटिंग एक्ट के साथ 1773 में ही इसकी शुरुआत कर दी होती तो भारत कभी भी आजाद नहीं होता।
क्योंकि हमारी श्रेष्ठ जो गुरुजन, जो गुरुकुल प्रणाली थी, श्रेष्ठ गुरुजनों का योगदान था। उठो प्राप्त से, उठो जागो प्राप्त करो, ये बताने वाला कोई नहीं मिला। जो हमारा मूल तत्व था कि विद्या ददाति विनयम विनय विनयम पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनम आपनोति तथा धर्मा। जो विद्या से हम विनय प्राप्त करके, बता दीजिएगा कि टाइम वाइम का कालो है। अच्छा तो ज्यादा ना लेते हुए समय देखिए, जब हम ज्ञान रूप ऐसा श्रेष्ठ शिक्षक हमको मिले जो हमें ज्ञान रूपी तत्व को दे, हमारे अंदर विद्या जो सधर्म युक्त हो, अपासिन में बहु कथाने दयादाने मधे माध्वी धम्मम से युक्त हो, वो विद्या हमारे अंदर आए और हमें आचार्य विष्णु गुप्त जैसा व्यक्ति तो मिले हमारे श्रेष्ठ गुरुजनों में, जो हमें ये शिक्षा दे। आचार्य विष्णु गुप्त का नाम, वो आचार्य विष्णु शर्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना है? पंचतंत्र कहानियां पढ़ी हैं? आचार्य विष्णु शर्मा, याद रखिए, ऐसा शिक्षक जो योग्य छात्र की प्रवृत्तियों को पहचानने वाला, जो हमारे हर शिक्षक वृंद में होना चाहिए। जिन छात्रों को कोई नहीं पढ़ा पा रहा था, राजा बड़ा चिंतित था। सभी छात्र किशोरावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि ठीक, कोई नहीं पढ़ा पाता था। एक दिन में वो इतना चीटिंग करते थे कि सब गुरुजी चले जाते थे। वो आए, गुरुजी ने कहा मैं 4 दिन में बताऊंगा। हर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जो जो हरकतें की वो ऑब्जर्व करते रहे। चौथे दिन राजा से कहा इनसे योग्य विद्यार्थी कोई नहीं हो सकता, बस 1 मिनट का समय लेंगे। उन्होंने कहा कि पहले दिन ही बैठे, उन्होंने कहा बताओ, एक कछुआ था, एक खरगोश था, तेज कौन दौड़ता है? तो जीता कौन? क्यों जीता? क्यों जीता? अब क्यों सोया? अब इसका आकलन करिएगा। खरगोश क्यों हारा? इतनी शक्तियों के होने के बावजूद वो क्यों हारा? उस तत्व को आप लोग समझिए और अपने अंदर जिस दिन आपको आ जाएगा कौआ प्यासा क्यों, खरगोश हारा क्यों, तो आपके अंदर वो मेधा जो छिपी हुई है, ज्यादा विस्तार न लेते हुए, आप में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, जब कभी मिलेंगे दोबारा तो हम रॉबर्ट पावेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोगों के सामने बताएंगे कि कैसे एक ऐसा आदमी जो खोज में निकला और कहां तक पहुंच गया। तो आप लोग मेहनत करिए। आप में आईएएस छिपा है, आप में पीसीएस छिपे हैं, आप में डॉक्टर, इंजीनियर, देश का भविष्य छिपा हुआ है। और ऐसे प्रबंधक हैं, ऐसे प्रधानाचार्य जी हैं कि आप लोगों को ऐसे लोगों से बुला बुला करके ज्ञान दिला रहे, ये बहुत बड़ी चीज है। इसको ग्रहण करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण समय है जो चल रहा है, जो आप लोगों ने लिया है, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हैं जो आपके सामने हैं। और ये जीवन पर्यंत आपको ये शिक्षा काम देगी जो गुरुजी ने आज दी है आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your motivating words. Now I would like to request our esteemed director Salim sir to share a few words with us. प्यारे बच्चों एवं शिक्षकगण, मुझे यह कहते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज जो आप लोगों को नॉलेज इम्पार्ट की गई, ज्ञानवर्धन आपका किया गया, वह निश्चित रूप से आप लोगों को तराशने में, निखारने में और आगे बढ़ाने में अवश्य काम आएगा। और एक बात कह के मैं विराम देता हूँ, मैं बेचता हूँ क्या?
कौवा भी बेचता हूं और खरगोश भी बेचता हूं। मैं बेचता हूं सत्य, मैं बेचता हूं प्यार, मोहब्बत, सद्भावना और वफादारी। मैं बेचता हूं प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और वफादारी। मोल रखा है हमने केवल सत्य, समर्पण और ईमानदारी। हमारा स्कूल इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है कि हम पूर्ण निष्ठा, समर्पण और उत्तरदायित्व के साथ अपना कार्य करते हैं कि हमारे बच्चों का विकास, संपूर्ण विकास एक अच्छे मानव के रूप में हो, एक अच्छे नागरिक के रूप में हो और वो समाज में एक असेट बने, एक ऐसा बने कि वो खुद भी अपना भला कर सकें और समाज को भी नई दिशा और नया रोल दे सकें अपने लिए। मैं इसके लिए एसडीएम साहब का और डॉक्टर केडी शर्मा का पुनः अजीत के साथ साथ आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी जब भी कभी आपको याद किया जाएगा, आप हमारे बच्चों का इसी प्रकार मार्गदर्शन करते रहेंगे। और हमारे टीचर्स को भी एक बार हम ट्रेनिंग जरूर दिलवाएंगे किसी सोशोलॉजिस्ट से, सो दैट कि दे शुड नॉट अवॉइड द सच टाइप ऑफ फंक्शंस विच वी आर गोइंग टू हैव पर्टिकुलर टाइम। 3-4 महीने में निश्चित रूप से हम फिर कोई फैकल्टी बुलवाएंगे, कोई गेस्ट बुलवाएंगे। IAFS भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है और भी किसी फील्ड का कोई स्पेशलाइजेशन हो सकता है। वो अपना विंग कमांडर भी हो सकता है, जिसके मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर वो मान गए तो मैं विंग कमांडर को भी बुलवाना चाहूँगा, ताकि हमारे बच्चे जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, जो हम यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसको नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, उनको उससे कुछ सहायता मिल सके। और पुनः मैं केडी शर्मा का और SDM साहब का धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब लोग उसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू। As a gesture of deep respect and gratitude, I would like to request Chairman Sir, Director Sir to kindly present a memento to our honorable guest, Dr. K.D. Sharma. Thank you so much for being here, sir. मैं ये अनुरोध करूंगा हमारे माननीय एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से, सॉरी मैं डिग्रेड कर देता हूं बार बार, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, हमारे एडीएम साहब से, महेश जी से, कि वो एक टोकन ऑफ लव फ्रॉम वेद इंटरनेशनल स्कूल आप आएँ। और मैं चाहूंगा सलीम सर, गुप्ता सर, बेबी मैम और एक बच्चा और एक बच्ची भी आ सकता है, आइए प्लीज। आप सब बधाई के पात्र हैं। आपके मम्मी पापा को, आपको खूब खूब शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी आयु दे, आपके सारे अचीवमेंट्स को पूरा करे। अब आप लाइन बना के बहुत तरीके से जाएंगे यहाँ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।